हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, भारत की जो राशन कार्ड सिस्टम है, जो उसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, यह दुनिया की सबसे बड़ी सब्सिडाइज्ड राशन देने की प्रणाली है। इसमें भ्रष्टाचार की खबरें भी बहुत आती हैं और भ्रष्टाचार की समस्या इसकी शुरुआत से इसके साथ लगी हुई है और इसीलिए सरकार हमेशा नए तरीके और इनोवेशंस लाती रहती है जिससे इस लीकेज को खत्म किया जा सके। आप कल्पना करिए कि आप किसी राशन की दुकान पर खड़े हैं और आपसे कहा जा रहा है कि ना आपसे कैश लिया जाएगा, ना UPI लिया जाएगा, ना बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र होगा, यानी कि अब आपको डिजिटल करेंसी में पे करना पड़ेगा। और यह अब केवल एक कहानी नहीं है, यह एक हकीकत बन चुकी है। यूपी में बाराबंकी जिले में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और इसे धीरे धीरे करके अन्य योजनाओं में पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। यह मॉडल गुजरात से शुरू हुआ है और यूपी में इसका पायलट प्रोजेक्ट बाराबंकी में शुरू किया गया है। तो इसकी डिटेल्स को समझते हैं उससे पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूँ। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पे। देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को थोड़ा सा एक ब्रीफ में समझिएगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी सब्सिडाइज्ड राशन वितरण की प्रणाली है जिसमें 81.4 करोड़ लाभार्थी हैं, जिसमें से 5.4 लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं देश भर में और 2 लाख करोड़ से ज़्यादा इसका वार्षिक बजट है जो कि सरकार खाद्य सब्सिडी के तौर पर देती है। लेकिन समस्या कहाँ आ रही थी? समस्या जो आ रही थी उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले फर्जी राशन कार्ड की बड़ी समस्या थी। लाखों अपात्र लाभार्थी इस सूची में थे और इसका लाभ उठा रहे थे। लोगों के पास फाइनेंशियली अच्छी स्थिति थी लेकिन वे फर्जी राशन कार्ड के माध्यम से राशन प्राप्त कर लेते थे। दूसरी बड़ी समस्या थी मात्रा में कटौती। जो कोटेदार होते थे, जो अनाज का वितरण करते थे, वे नॉर्मली क्या करते थे, अनाज की मात्रा में कटौती कर लेते थे लेकिन पेपर पर उसको सही दिखाया करते थे और उससे क्या होता था, हिस्से से कम अनाज उन्हें मिलता था। तीसरा, बायोमेट्रिक की विफलता का मामला बहुत समय से न्यूज़ में आ रहा है। बुजुर्गों और मजदूरों की पहचान नहीं हो पाती थी, उनकी बायोमेट्रिक पहचान कई बार प्रॉब्लम करती थी और यह एक बड़ी समस्या के तौर पर जब से बायोमेट्रिक बेस्ड, आधार बेस्ड किया गया, यह दिखाई दे रही थी। और चौथी बड़ी समस्या थी, इसमें बिचौलियों का दबदबा था। भ्रष्टाचार और रिसाव की समस्या बहुत ज़्यादा थी। अब डिजिटल करेंसी से राशन कैसे मिलेगा, डिजिटल करेंसी का सिस्टम क्या है वह भी समझिएगा। देखिए, इसमें सरकार क्या है, लाभार्थी को सीधे डिजिटल टोकन प्रदान करेगी और राशन खरीदने के लिए ही यह डिजिटल टोकन यूज़ किया जा सकता है, यानी कि इस डिजिटल टोकन का यूज़ कहीं और नहीं किया जा सकता। सबसे खास बात क्या है, इसमें कोई कैश नहीं दिया जाएगा, इसको नकदी में निकाला भी नहीं जा सकता, यानी कि इसको विड्रॉ भी नहीं किया जा सकता है। और यह टारगेट बेस्ड होगा, यानी कि आपके लिए पहले से उस करेंसी में राशन अटैच्ड होगा। आप केवल राशन सामग्री ही उस दुकान से खरीद सकेंगे जो सब्सिडाइज्ड रेट वाली दुकानें होती हैं, जिन्हें सस्ते गल्ले की दुकान कहा जाता है। और यह आपके मोबाइल वॉलेट में रहेगा, यानी कि सीधे सीधे लाभार्थियों के हाथ में जाएगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा यह व्यवस्था काम कैसे करेगी। तो सरकार सबसे पहले मंथ की शुरुआत में हर एक लाभार्थी के अकाउंट में डिजिटल मुद्रा जारी कर देगी और जो कि बेनिफिशियरी के वॉलेट में ऐड हो जाएगा, उसमें लोड हो जाएगा। आप राशन की दुकान पर उसके बाद जाएंगे, दुकान पर वो टोकन स्कैन करेगा और उसके बाद अनाज का वितरण करेगा जो कि रिकॉर्डेड होगा। अब इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान देंगे तो यह पूरी प्रक्रिया ब्लॉकचेन आधारित रिकॉर्ड्स में दर्ज होगी, जिससे यह पूरी की पूरी प्रक्रिया एक प्रकार से पारदर्शी होगी और इरिवर्सिबल होगी, यानी कि अपरिवर्तनीय होगी। आपको जाकर के सिर्फ टोकन स्कैन करना है और उस टोकन के बदले आपको अनाज ले लेना है। यह एक बहुत क्लियर है और यह आपके मोबाइल में वॉलेट होगी जिसमें यह हर बार ऐड कर दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे कैश का भी फ्लो सही रहेगा और लाभ केवल लाभार्थी को प्राप्त होगा। इस मुद्रा की सबसे खास बात क्या है, यह एक प्रोग्रामेबल मुद्रा होगी, यानी कि आसान भाषा में कह सकते हैं कि यह एक समझदार पैसा होगा। खास इसलिए है क्योंकि प्रोग्रामेबल जो करेंसी होती है वहाँ पर नियम पहले से लिखे होते हैं कि उसको आप कहाँ खर्च कर सकते हैं, कब खर्च कर सकते हैं, किन मदों में खर्च कर सकते हैं, यह आपको उसके प्रोग्राम में पहले से डाल दिया जाएगा। यानी कि जैसे आप समझ लीजिए कि करेंसी के साथ ऐड कर दिया गया कि यह केवल गेहूँ चावल पर मान्य होगी, केवल 30 दिन के लिए इसकी वैलिडिटी होगी, 30 दिन के बाद ये लैप्स हो जाएगी और यह नॉन ट्रांसफरेबल होगी, यानी कि आप इसको दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपको खुद अपना मोबाइल लेकर जाना होगा। तो एक प्रकार से पूरा डेटा ट्रेस होगा,
क्वांटिटी ट्रेस होगी और वैलिडिटी होगी उसकी, उतनी वैलिडिटी पीरियड में ही आपको वह राशन लेना होगा। तो यह हो गई इसके फायदे और तरीके। अब इससे भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, बड़ा मुद्दा यह है। देखिए, जो अभी तक व्यवस्था चल रही थी उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस यानी कि मानवीय हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा था, कोई डिजिटल ट्रेल नहीं मिलता था हमें, और अब पूरा का पूरा मटेरियल डिजिटल ट्रेल में आएगा और रिसाव की संभावना हर स्तर पर कम हो जाएगी, कम होती थी अधिक से अधिक। तो अभी क्या व्यवस्था बदलेगी, सीधा सीधा लाभार्थी के अकाउंट में पैसा जाएगा, हर लेन देन को आप ट्रेस कर सकेंगे और इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा। जिसके अकाउंट में ये पैसा जाएगा, जिसके अकाउंट में ये डिजिटल करेंसी जाएगी, वही जाकर के इसको कैश कर सकता है और इसके बदले अनाज ले सकता है। इसके बदले कोई कैश नहीं मिलेगा और यह एक समय के अंदर अंदर लैप्स हो जाएगी। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे सबसे बड़ी बात क्या है, भारत में गरीब परिवारों के पास, ग्रामीण परिवारों के पास स्मार्टफोन सबके पास नहीं है, और यहाँ से पहली समस्या आती है, लोग इंटरनेट सेवी नहीं है, लोगों के पास टेक्नोलॉजी की पहुंच नहीं है, नेटवर्क बहुत कम आता है दूर दराज के क्षेत्रों में, गांवों में, और वहां पर इंटरनेट लगभग अनुपलब्ध रहता है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, डिजिटल वॉलेट में पैसे टोकन डालेंगे, तो जो पर्सन है उसके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी होगी। और डिजिटल साक्षरता की बहुत कमी है भारत में, बुजुर्ग और निरक्षर लाभार्थी अब अगर आप ऐसी व्यवस्था करेंगे तो उससे वंचित हो सकते हैं, और ये बड़ी चुनौतियां हैं जो यह आगे आने वाले समय में झेलेगी। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल इसके कारण उठता है कि क्या वास्तव में हम अधिक समावेशी होने जा रहे हैं, अधिक लोगों तक सही लाभ पहुंचाने जा रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को सिस्टमेटिकली एक्सक्लूड करने जा रहे हैं, व्यवस्था से बाहर करने जा रहे हैं। तो देखिए, तकनीकी बनाम समावेश की बात करें, तकनीकी के फायदे ये हैं कि पारदर्शिता आएगी, दक्षता आएगी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। बिल्कुल एफिशिएंटली राशन मिलेगा उन्हें जिन्हें मिलना चाहिए, पात्र अभ्यर्थियों को मिलेगा। लेकिन सामाजिक चुनौतियां ये हैं कि डिजिटल एक्सक्लूजन होगा, डिजिटल बहिष्करण होगा, सबके पास डिजिटल साक्षरता नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। दूसरा, भाषा की बाधा भी आ सकती है, और तीसरा, विश्वास की कमी। भारत में जो आम जन सामान्य है वो सामान्यतः जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं उस पर उतना ज़्यादा जल्दी भरोसा नहीं कर पाते हैं, यह भी एक समस्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि तकनीकी सबके लिए समान अवसर देगी या वास्तव में भारत में असमानता को कम करेगी। अब इस पूरे इश्यू में आपको राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश भी बहुत क्लियर समझने चाहिए। देखिए, सरकार का मानना यह है कि वह सुशासन को बेहतर करने के लिए ऐसा कर रही है, डीबीटी मॉडल को नई ऊंचाई देगी और राशन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करेगी, जिसमें कोई लीकेज ना हो, कोई बिचौलिया ना हो, सीधे लाभार्थी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सके। और यह संघीय प्रयोग है, राज्य स्तर पर भी इसको किया जा रहा है और राज्य स्तरीय नवाचार किए जा सकेंगे जो कि केंद्रीय नीति के अनुरूप होंगे। हर रुपए का क्लियर हिसाब रखा जाएगा और डिजिटल ऑडिट ट्रेल भी सरकार के पास रहेगा कि किस व्यक्ति को कितना राशन कब मिला। तो यह पूरी व्यवस्था की जा रही है राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर। अगर हम देखें तो देखिए, भारत के लिए इससे एक बड़ी तस्वीर निकल करके आती है, और भविष्य इसका क्या होगा यह समझिएगा। अभी जो बाराबंकी मैंने बोला, वहाँ पर जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है 2026 में, अब यह जाएगा एलपीजी सब्सिडी में विस्तार किया जाएगा, उर्वरक और कृषि लाभ में इसका बाद में किया जाएगा, और छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा में भी इसको आगे लाया जाएगा। तो मान के चलिए कि एक पायलट प्रोजेक्ट है जो भविष्य में हर प्रकार की सामाजिक बेनिफिट योजनाओं में लागू किया जाएगा, और सब जगह इसी तरीके से डिजिटल मुद्रा में भुगतान करने का, डिजिटल टोकन के थ्रू भुगतान करने का प्रावधान किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आपको जिस उद्देश्य से दिया जा रहा है, आप केवल और केवल उसी उद्देश्य पर उसे खर्च कर सकते हैं। अब इस डिजिटल कल्याण राज्य में भारत के भविष्य को अगर हम देखें तो यह सुशासन बढ़ाएगा, पारदर्शिता लाएगा, डिजिटल पहचान सुनिश्चित करेगा, सभी को लाभ सीधा सीधा प्राप्त होगा, और यह पूरी की पूरी डेटा संचालित नीति निर्माण का भविष्य तैयार करेगा, जहां पर हमारे पास हर एक चीज़ का, हर एक जो ट्रांजैक्शन है उसका डिजिटल ट्रेल होगा, जिसे हम जांच भी सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए, यूपीएससी के नज़रिए से अगर हम देखें तो यहाँ पर कल्याणकारी योजनाएं जीएस पेपर 2 में डीबीटी, एनएफएसए और सामाजिक न्याय की अवधारणाएं जीएस पेपर 2 में काम आएंगी। जीएस पेपर 3 में देखें तो डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, साइबर सुरक्षा और सब्सिडी सुधार जैसे मामले आ जाएंगे।
निबंध में तकनीकी और समानता और डिजिटल भारत एक सपना या हकीकत जैसे मामलों पर आपको लिखने को मिल सकता है, या ऐसे टॉपिक आते हैं तो वहां पर आप इसको रिफर कर सकते हो। इसी प्रकार गवर्नेंस में देखें तो ई गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित प्रशासन जैसे टॉपिक्स को यह टॉपिक आपका कवर करता है। तो फाइनली सबसे अंतिम बात जो कहना चाहते हैं वह यह है कि क्या तकनीकी नागरिकों को सशक्त बनाएगी या मानवीय जवाबदेही की जगह ले सकती है। ध्यान रखिएगा, तकनीकी एक साधन है, यह साध्य नहीं है। समावेशन सर्वोपरि है। हमें तकनीकी के नाम पर एक्सक्लूजन नहीं होने देना है अपने समाज में, यह ध्यान रखना है। यहाँ पर सब यह तभी सफल होगा जब डिजिटल के साथ साथ मानवीय स्पर्श भी बना रहे और मानवीयता और आवश्यक जो बेनिफिशियरीज हैं उन तक इसके लाभ पहुंचते रहें। तो इस प्रकार इस टॉपिक को मैंने आपसे डिस्कस किया। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा बैच है 2027 या 2028 अगर आपका टारगेट है तो आप हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। इस प्रतिज्ञा बैच में यह आपको P2I बैच मिलेगा, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी सुविधाएं होंगी। प्रीलिम्स पास करने पर रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम्स, ये सब आपको दिए जाएंगे। इन सब की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के साथ साथ हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको जो कोर्स खरीदते समय फीस आपको जो उस पर दिखाई दे रही है उसमें अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप एक बार PK लाइव कोड लगाइएगा। इस कोड को लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। ध्यान रखिएगा, हमारे सारे बैचेस हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम और इंग्लिश माध्यम में उपलब्ध हैं। आप किसी भी माध्यम में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी टेस्ट सीरीज़ भी अभी जो प्री होने वाला है 2026 की, इसकी फ्री टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है ऑल इंडिया लेवल की, जिस पर ऑल इंडिया रैंकिंग भी दी जाएगी आपको। तो आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ का भी लाभ उठा सकते हैं। तो एक बार विजिट कीजिए और चीज़ों को देख करके अपने आप को इनरोल कीजिए। टेस्ट सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश माध्यम में उपलब्ध है। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।